तो और मित्रों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। तो हम लोगों ने भाई पिछले वाले वीडियो में ये सब चीज़ें देखी थी। देखो, हमने बेसिक पढ़ लिया था कि एक फ्लावर कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया था कि किस बेसिस पे हमने उनको प्राइमरी या सेकेंडरी है ना वर्ल्स बोला है, ये भी हमने पढ़ लिया था, है ना, कवर्ड है ये भी। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इन प्राइमरी वर्ल्स के बारे में पढ़ना। प्राइमरी वर्ल्स को थोड़ा और इलाबोरेट करेंगे, देखेंगे कि भाई प्राइमरी वर्ल्स कौन कौन से हैं। हमने लिस्ट बना ली थी स्टेमन पिस्टिल, इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में बात करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि भाई ये प्राइमरी वर्ल्स कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। अब से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ दिस वीडियो ऑनवर्ड्स वी आर गेटिंग इनटू मोर डिटेल ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है सर। तो अब हम सबसे पहले तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एंड्रोशियम से, ठीक है। तो एंड्रोशियम या स्टेमन, स्टेमन अगर भाई कोई भूल गया हो, वैसे तो मत भूला करो यार, देखो ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी किसी के दिमाग से अगर बात निकल गई हो कि पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, तो भाई देखो ये जो स्ट्रक्चर्स थे दीज आर स्टेमन। और हमने ये भी पढ़ा था कि स्टेमन जो है आगे चलकर यही मेल गेमीट गेमेटोफाइट वगैरह बनाएगा, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया था स्टेमन को। हमने ऐसा बोला था कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो आई रियली होप इतना तो ध्यान होगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। और अब हम एंड्रोशियम या स्टेमन के बारे में और डिटेल इकट्ठी करते हैं, देखते हैं कि भाई और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो भाई बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, मज़ेदार टॉपिक है अपना। एक स्टेमन जो होता है, ठीक है, एक स्टेमन जो होता है उसके पास ऐसे दो स्ट्रक्चर्स तुम्हें देखने को मिलते हैं। एक तो ऐसा ये एक ऐसा बिल्कुल फिलामेंट जैसा ऐसा छोटा सा पार्ट दिखता है, ऐसा स्टॉक जैसा, इसका नाम फिलामेंट है ना, दिस इज फिलामेंट। ये जो स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने को, इसी को हम फिलामेंट कहते हैं। तो एक धागे जैसा है, एक रेशे जैसा है, एक थ्रेड जैसा है स्ट्रक्चर, तो हमने उसको नाम भी फिलामेंट दे दिया। बढ़िया है सर। इसके ऊपर की तरफ जो ये पार्ट है, इसके ऊपर की तरफ ये जो पार्ट है, इसको हम नाम देते हैं सर एंथर। इसको हमने क्या नाम दिया है? वी कॉल इट एंथर, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये टर्म्स ध्यान रखने पड़ेंगे। ये स्टॉक है डंडे जैसा जो दिख रहा है तुमको, दिस इज छड़ी जैसा जो दिख रहा है, दिस इज फिलामेंट। ऊपर जो स्ट्रक्चर तुमको दिखता है, दिस इज एक एंथर, इसको हम एंथर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट एक स्टेराइल पार्ट है, इट इज अ स्टेराइल पार्ट। स्टेराइल पार्ट का मतलब क्या हो गया? देखो अभी हमने बोला था कि स्टेमन जो है, ये स्टेमन ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, ये मेल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है सर, ऐसा पढ़ा हमने। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो जरूर है, लेकिन इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो फिलामेंट वाला पार्ट है, ये जो फिलामेंट वाला हिस्सा है इसका, ये किसी गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन में, किसी गेमीट की फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, कोई रोल प्ले नहीं करता। इसीलिए हमने उसे बोला कि स्टेराइल पार्ट है, उसका कुछ लेना देना नहीं उनसे। फिर है क्यों ये? भाई ये एक काम बहुत जरूरी करता है। क्या करता है सर? ये इस एंथर को उठा के रखता है फ्लावर में, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे एक पोजीशन देता है उसको, जिसकी वजह से इस एंथर के अंदर अगर कभी आने वाले टाइम में मेल गेमेटोफाइट पॉलन ग्रेन बनेगा, तो वो पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर्स तक पहुंच सके, इसके लिए इसको एक्सपोज करके रखता है, ठीक है। तो फिलामेंट इट हेल्प इन एक्सपोजिंग द एंथर टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन, ताकि पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ सके, ठीक है सर। तो आई होप ये बात बहुत सिंपल सी है, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ? तो फिलामेंट स्टेराइल पार्ट है, बिल्कुल खुद से कुछ नहीं बनाता, लेकिन जो बनाता है, कौन बनाता है सर? एंथर। एंथर विल गिव राइज टू पॉलन। तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फर्टाइल पार्ट है, और वो पॉलन दूसरे फ्लावर्स तक पहुंच सके उसके लिए इसको एक्सपोज करके रखने का काम है फिलामेंट का, ठीक है। तो ये सिंपल बात है। अच्छा, अब एक टिपिकल एंथर की अगर हम बात करें, एक टिपिकल एंथर की अगर हम बात करें, तो ये एंथर जो होता है, इट इज
जनरली बाइलोब्ड। अब तुम इसमें देख भी सकते हो, इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें दो लोब्स दिख रही हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं बताओ? ठीक है, तो ये दो लोब्स मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि एक एंथर जो है वो जनरली, एक टिपिकल एंथर बाइलोब्ड होता है, उसके अंदर ऐसे दो लोब्स होती हैं। और ये जो दो लोब्स हैं, तो ये टू लोब्स आर हेल्ड, ये जुड़े भी होते हैं बाय कनेक्टिव। तो इनके बीच में जो कनेक्शन है उसको हम कनेक्टिव बोल देते हैं। अभी हम देखेंगे जब एंथर का फर्दर और आगे का एक डायग्राम, तो उसके अंदर हमें समझ में आएगा कि कैसे क्या तरीके से अरेंज्ड है एंथर, और एंथर के दोनों लोब्स कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एंथर है। लेकिन अब अगर तुम्हें याद हो थोड़ा सा, तो प्लांट्स जो है, जैसे अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक बॉडी है। स्पोरोफिटिक बॉडी है का मतलब क्या होता है कि उसकी मेन बॉडी डिप्लॉयड है, और सबसे पहले वो अपने रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप होगा उसका, वो एक स्पोर बनाएगा। स्पोर बनाएगा, बना लो भाई, बढ़िया है। लेकिन ये जो स्पोर्स बन रहे हैं, ये जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में और कुछ टेरिडोफाइट्स भी, ये नाम आई होप तुमने सुने होंगे, नहीं भी सुने हैं तो हम कभी ना कभी कवर करेंगे। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट है भाई जिनके अंदर स्पोर बनते हैं रिप्रोडक्शन में, दो अलग अलग टाइप के, एक छोटे साइज का स्पोर और एक बड़े साइज का स्पोर। छोटे साइज के स्पोर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, बड़े साइज के स्पोर को हम बोलते हैं मेगास्पोर। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है कि भाई ठीक है सर, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पहले स्पोर बना रहा है इसलिए स्पोरोफाइट है ना, मेन बॉडी ही स्पोर बना रही है तो स्पोरोफाइट, और स्पोर भी दो टाइप के बना रही है। तो ऐसे प्लांट्स जो दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाते हो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, जैसे कि एंजियोस्पर्म भी करेगा, ऐसे प्लांट्स को हम हेट्रोस्पोरस प्लांट्स कहते हैं। हेट्रो मतलब अलग अलग स्पोर बनाने वाले, हेट्रोस्पोरस। और हेट्रोस्पोरस प्लांट्स में एक चीज फिक्स है कि जो छोटा वाला स्पोर होगा, माइक्रोस्पोर जिसे मैं बोल रहा हूं, वो हमेशा मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, और बड़े वाले स्पोर से हमेशा फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। स्मॉलर स्पोर विल ऑलवेज गिव राइज टू मेल गेमेटोफाइट, लार्जर स्पोर विल ऑलवेज गिव राइज टू फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो अब ये जो एंथर है ना, ये एक्चुअल में ये पूरा जो स्टेमन है, यही आगे चलकर एक छोटा सा स्पोर बनाता है जिसे माइक्रोस्पोर कहते हैं, और फिर उस माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनता है। बात थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़े समय में धीरे धीरे करके जब हम ये बात बार बार रिकॉल करेंगे, रिपीट करेंगे, वैसे तो ये प्लांट किंगडम में थोड़ा पढ़ा होता है बच्चों ने, इनकेस स्किप भी किया है तो थोड़ा सुनो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, मैंने बोला दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनाता है। छोटे टाइप का स्पोर जब भी जर्मिनेट होगा, जब भी बात आगे बढ़ेगी उसकी, इट विल गिव राइज टू मेल गेमेटोफाइट, वो बनाएगा मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, और बड़े साइज का जो स्पोर है वो बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, और मेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए माइक्रोस्पोर बनाना पड़ेगा। और अगर ये माइक्रोस्पोर बनाने वाला पार्ट है तो इसीलिए हम एंड्रोशियम या स्टेमन को कभी कभी ऐसा भी नाम दे देते हैं, we sometimes also call them microsporophylls। फिल्स क्यों बोला बेटा? फिल्स का मतलब लीफ, माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब हो गया माइक्रोस्पोर बनाने वाले लीव्स, माइक्रोस्पोर फॉर्मिंग लीव्स। ये ऐसी लीव्स हैं जो इस प्लांट को माइक्रोस्पोर बनाकर देंगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये माइक्रोस्पोर बनाकर देने वाली लीव्स है। I really hope this is clear। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इसको हमने माइक्रोस्पोरोफिल बोला क्यों। माइक्रोस्पोरोफिल इसलिए बोला क्योंकि मॉडिफाइड लीफ है और आने वाले टाइम में माइक्रोस्पोर बनाने वाला है, और वही माइक्रोस्पोर आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस एंथर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एंथर हमने पढ़ा कि बाइलोब्ड है, और ये इट इज़ हेल्ड बाय कनेक्टिव। तो कैसा दिखता है इसको समझते हैं। ठीक है, हम एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कर रहे हैं। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब ये हो गया कि अगर जैसे मान लो ये कोई एंथर है और ये ऐसे बाइलोब्ड है,
और यहाँ पर ये ऐसे फिलामेंट से अटैच्ड है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, ये वाला पार्ट हो गया फिलामेंट, ये हो गया एंथर। तो अभी हमने इसको ऐसे यहाँ से ऐसे कट कर लिया। ठीक है, और इसको अब हम कट करके जब ऐसे देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा ये, तो ये इसके दो लोब्स हैं मान लो। ठीक है, तो इसको हमने कट करके इस तरीके से देखा, तो ऐसे दो लोब्स हैं एंड दीज टू लोब्स आर एक्चुअली हेल्ड टुगेदर, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं विद दिस स्ट्रक्चर जिसको हम कनेक्टिव नाम देते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं इसके पास। ठीक है, देयर आर सर्टेन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ओवर हियर, और हर एक लोब के जो कॉर्नर्स हैं, टोटल 4 कॉर्नर्स तुम देख पा रहे होगे, हर एक कॉर्नर पे यहाँ एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसका काम है स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स बनाना। ठीक है, तो ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर ओवरऑल हमें दिख रहा है, इसमें अलग अलग चीज़ें हमें दिखती हैं। तो ये हमारी प्रोटेक्टिव वॉल्स हैं एंथर की, दीज आर प्रोटेक्टिव वॉल्स ऑफ एंथर। ये वाला पार्ट कनेक्टिव है, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव। ठीक है, इसे हमने कनेक्टिव नाम दिया। और ये जो कॉर्नर्स पे तुमको दिख रहा है, ये एंटायर पार्ट, दिस इज कॉल्ड, ये पूरा, एक्चुअली ये पूरा पार्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही विल प्रोड्यूस, ये पार्ट प्रोड्यूस करेगा माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, ये पार्ट प्रोड्यूस करेगा माइक्रोस्पोर्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो ध्यान से देख के, मैंने इस कॉर्नर वाली चीज को बोला है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मुझे एक बात बताओ, इस पूरे एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में तुम्हें कितने माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे हैं? गिनो जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है। तो 4 है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एक एंथर जो होता है इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। इट इज अ टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। कैसी कंडीशन है बेटा? टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। ये पूरा एक लोब, ये पूरा दूसरा लोब, दोनों लोब को जोड़ने वाला कनेक्टिव, हर एक लोब के कॉर्नर्स पे तुम्हें दिखता है माइक्रोस्पोरेंजियम। और ऐसे एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे हैं? देयर आर 2। तो ये जो 2 ऐसे छोटे छोटे सॉकेट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इसी की वजह से हम बोलते हैं कि ये एंथर, इट इज डाइथीकस। थीका का मतलब ऐसे समझ लो कि कोई सॉकेट, कोई ऐसा डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर, जहां पर आगे हम पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं, और ऐसे एक लोब के अंदर 2 है। तो हमारा ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। यहाँ पर कुछ प्रोटेक्टिव वॉल्स हैं, दोनों लोब्स को जोड़ने वाला कनेक्टिव है, और हर एक लोब के कॉर्नर्स पे, हर एक लोब के कॉर्नर्स पे एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और यही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चलकर माइक्रोस्पोर बनाता है। तो ये हमारा एक आउटलाइन है एंथर का। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, और उसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स, और फिर माइक्रोस्पोर्स से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, ये वाला कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, तो आई रियली होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को आप साथ साथ रिवाइज कर लेना, साथ साथ अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि यू कैन सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट, दैट विल डू फॉर रिवीजन। ओके, चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अब हम पढ़ते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो हमारा एंथर है उसका अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कर दें, उसे बीच से कट कर दें, तो हमारे हर एक कॉर्नर पे इस एंथर के एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया वो रीजन है, वो पार्ट है जहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि माइक्रोस्पोर बनने वाले इस रीजन के अंदर कौन कौन से पार्ट और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये डायग्राम थोड़ा दिखता हो, तो जैसे ये बाइलोब्ड एंथर है,
और ये वैस्कुलर स्ट्रैंड जिसको हमने बोला है यही एक्चुअल में इसका कनेक्टिव है। और फिर हमने इसके कॉर्नर वाले एक पर्टिकुलर पार्ट को ऐसे सेपरेट कर लिया है। तो इसमें तुम देख सकते हो बेटा कि सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है, तो मैं अगर यहाँ पर एक सेपरेट डायग्राम बना दूं तो सबसे बाहर की तरफ जो हमारे पास एक ऐसी लेयर है, ये एपिडर्मिस की लेयर कहलाती है बेटा। ठीक है, तो ये जो सबसे बाहर की तरफ एक लेयर है, दिस इज द लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, हम एक एक करके सभी लेयर्स को लेबल करेंगे। उसके बाद हम जैसे ही यहाँ अंदर की तरफ देखते हैं, तो यहाँ अंदर की तरफ हमारे पास एक और लेयर आती है सेल्स की, जिसे हम एंडोथीशियम कहते हैं। क्या बोला बेटा हमने इसे? वी कॉल इट एंडोथीशियम। ठीक है, मैं लेबल कर दूंगा सारा कुछ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें लेबल्ड मिलेंगी, सारी चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी। आपको लगे तो आप साथ साथ भी लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले तो सबसे पहली बात है सुनना है ध्यान से। ठीक है, तभी आप फॉलो कर पाएंगे। तो बाहर की सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है वो एपिडर्मिस है। उसके ठीक अंदर की तरफ जो लेयर है दैट इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के भी बाद हमारे पास कुछ और दूसरी लेयर्स होती हैं। ठीक है, कुछ दूसरी लेयर्स होती हैं जिन्हें मैं यहां पर ऐसे लेबल कर देता हूं, जिन्हें हम मिडल लेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेयर्स जो हमें यहां पर अलग से दिख रही हैं, जो आपको यहां पर क्लियरली दिख सकती हैं। ठीक है, हमने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया। अगर आपको कलर ठीक से समझ आ रहा हो वीडियो के अंदर, तो ये जो येलो कलर की हमारी लेयर्स हैं सेल की, इनको हम मिडल लेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मिडल लेयर्स की सेल्स हो गई, ऐसे मिडल लेयर्स की सेल्स हो गई। अब देखो सबसे कमाल की बात क्या है बेटा? सबसे कमाल की बात यह है कि जो सबसे बाहर से अंदर की तरफ ये जो 3 लेयर्स हमने लिखी हैं, सबसे बाहर वाली लेयर को हमने नाम दिया था बेटा, वी कॉल इट एपिडर्मिस। फिर हमारे पास ये वाली लेयर है जिसको हमने नाम दिया था एंडोथीशियम। प्लीज ध्यान रखना कि ये एंडोथीशियम नाम है इस लेयर का, दिस इज नॉट एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस नहीं है। ऐसा नहीं समझना आपको कि बाहर की तरफ एपिडर्मिस, अंदर की तरफ एंडोडर्मिस हो गया। नहीं नहीं, एंडोथीशियम है वो। और उसके बाद ये जो बीच की लेयर्स आपको दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं मिडल लेयर्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, वी कॉल इट मिडल लेयर्स। अब इस मिडल लेयर के भी बाद अगर हम सबसे सेंटर की तरफ देखें, तो सबसे सेंटर की तरफ हमारे पास एक पूरा कंप्लीट मास ऑफ सेल है। एक कंप्लीट मास ऑफ सेल है जो हमें यहां पर इस तरीके से दिखता है। मैं यहां पर डायग्राम में रिप्रेजेंट भी कर देता हूं। ठीक है, और इसके ठीक बाहर की तरफ हमारे पास एक सेल की लेयर और है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये बाहर की तरफ एक लेयर और है सेल्स की, और ये ऐसे यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, और इस लेयर की अगर मैं खास बात बताऊं आपको, तो ये जो लेयर आपको दिख रही होगी, इसमें आपको जनरली ये जो मैं डॉट से ऐसे बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस है बेटा। तो ये जो पर्टिकुलर लेयर है सबसे अंदर की तरफ जो हमने बनाई है, इसे हम बोलते हैं टेपिटम। वी कॉल इट टेपिटम। और जो टेपिटम है, इसके जो सेल्स होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। सेल्स कैसे होते हैं बेटा? मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब इनके सेल्स के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। ठीक है, अब आप आराम से सोच के कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भाई एक से ज्यादा जो ये न्यूक्लियस है ये आए कहां से होंगे, है ना? कहां से इसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस आ गए हैं? ये आप आराम से, क्योंकि आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो आप आराम से सोच के मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये आपका टास्क है। अब हम यहां सबसे अंदर की तरफ की बात करते हैं। तो यहां पर एक क्लस्टर ऑफ सेल्स है हमारे पास। ठीक है, पैरेन्काइमेटस क्लस्टर है सेल का। तो ये जो एक क्लस्टर है, ये जो एक टिश्यू है, इसी से आगे चलकर माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं। इसी से आगे चलकर माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं। तो यही हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, और इसी को हम नाम देते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, वी कॉल इट स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या नाम दिया हमने इसको? स्पोरोजीनस टिश्यू। तो हमारे पास सबसे बाहर की तरफ एक लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद अंदर की तरफ है एंडोथीशियम, देन देयर आर सम अ फ्यू लेयर ऑफ
सेल्स जिसको हमने नाम दिया है मिडल लेयर्स। फिर अंदर की तरफ एक टैपेटम वाली लेयर है जिसके सेल्स मल्टीन्यूक्लिएट है, और सबसे अंदर की तरफ हमारे पास प्रेजेंट होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। और इसी स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स, देखो नाम क्यों पड़ा होगा स्पोरोजीनस, नाम से ही समझ में आता है कि भाई स्पोर बनाने वाला टिश्यू है। तो जो स्पोरोजीनस टिश्यू है यही आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाएगा, और क्योंकि माइक्रोस्पोर बना रहा है इसलिए देखो इसका नाम भी हमने क्या रखा था, इसका नाम हमने रखा था माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये जो बाहर से अंदर की तरफ 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, इन तीनों का कंबाइंड फंक्शन मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, नए पेज पे लिख देता हूं कि एपिडर्मिस एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये तीनों लेयर्स मिलके, ये जो बाहर की तरफ से 3 अलग अलग लेयर्स हमें दिखती हैं, ये तीनों लेयर्स मिलकर बच्चों इस पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन देती हैं। दीज आर प्रोटेक्टिव लेयर्स। कैसी लेयर्स है बच्चे? दीज आर प्रोटेक्टिव लेयर्स। फाइन। तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। फाइन। और लास्ट में जो हमने एक लेयर पढ़ी थी, देखो इधर हमने एक लास्ट में एक लेयर पढ़ी थी अंदर की तरफ, जिसको हमने नाम दिया था टैपेटम, जिसके पास मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन थी। तो जो हमारा टैपेटम वाला लेयर है, तो ये जो टैपेटम है इसके पास काफी डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर काफी सारा न्यूट्रिएंट वगैरह मिलता है हमको। तो डेंस साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा हैं, और इसमें हमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी दिखती है। ठीक है, तो ये और ये टैपेटम आखिर ऐसा है क्यों इसके पास न्यूट्रिएंट ज्यादा है, क्यों इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि टैपेटम का काम है नरिशमेंट देना। तो इट प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिश करना किसको? टू द डेवलपिंग पॉलन। तो जो भी यहां पर पॉलन ग्रेन बनने वाला है आने वाले टाइम में, उस डेवलपिंग पॉलन को नरिशमेंट देना किसका काम है? ये काम है टैपेटम का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम ऐसे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन? जैसे कि उसमें ऐसा लिखा होगा कि भाई अगर किसी एंथर का टैपेटम नॉन फंक्शनल है, अगर किसी एंथर का टैपेटम नॉन फंक्शनल है तो ये क्या होगा, क्या इंपैक्ट आएगा उसका? या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर किसी एंथर का टैपेटम नॉन फंक्शनल है तो वो एंथर वायबल पॉलन, अच्छे पॉलन क्यों नहीं बना पाता, पॉलन ग्रेन क्यों नहीं बना पाता? कैसे बनाएगा भाई? नरिशमेंट तो ये देता है, नरिशमेंट तो ये देता है। अब नरिशमेंट देने वाला ही अगर टिश्यू नहीं होगा या ठीक से नहीं डेवलप हुआ होगा तो ऐसे में हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में सवाल आते हैं, कई बार नीट में भी असर्शन रीजन करके आ जाते हैं। ठीक है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अगर टैपेटम फंक्शनल नहीं रहा या टैपेटम खराब हो गया तो उसकी वजह से पॉलन ग्रेन क्यों नहीं बन पाते या क्यों खराब बनते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देने वाला टिश्यू है टैपेटम। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम का। आ गई बात समझ में? अब हम आगे जो पढ़ेंगे दैट विल बी कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसा होता है और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो इसके बाद इसके अगले वीडियो के अंदर हम ये डिस्क्राइब करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ आर पॉलन ग्रेन्स फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, और वो पॉलन ग्रेन खुद भी कैसा दिखता है, पॉलन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब बातें हम कवर करेंगे। ओके, तो आई रियली होप कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको जैसे समझ में आई है चीज़ें वैसे ही बाकियों को भी समझ में आनी चाहिए। और आप कुछ भी, जैसे अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वी विल गेट टू सॉल्व इट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।